ओके, तो पढ़कर समझ आया हम लोग को कि एक लैडर है वैसे दीवार पर रखा हुआ है, ग्राउंड में उसका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ग्राउंड पर म्यू टू है और वॉल पर म्यू वन है। नॉर्मल लगने वाला ग्राउंड से n2 और वॉल से लगने वाला नॉर्मल n1 है। इसमें बोला कि लैडर इज अबाउट टू स्लीप। इसका मतलब है कि ये जो लैडर है वो जस्ट गिरने वाला है, बिल्कुल। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर और यहाँ पर जो लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स होंगे वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होंगे, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होंगे। क्योंकि अगर ये रेस्ट पर होगा तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो वेरिएबल होती है वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर म्यू एन तक जाएगी जब वो रेस्ट पर रहेगा। तो जब वो मूव करने वाला होगा तो उस समय उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, म्यू एन लिखेंगे। तो अबाउट टू स्लीप का मतलब यहाँ था कि हम लोग फ्रिक्शन की जगह में सीधे म्यू इनटू एन लिख सकते हैं। और एक बात बोला कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग उस टाइम को कंसिडर करेंगे जब ये जस्ट गिरने वाला होगा। तो गिरने के टाइम के जैसे ही पहले वो स्टार्ट, उसके पहले वाला जो टाइम रहेगा तो उस टाइम को हम लोग कंसिडर करेंगे। मतलब हम लोग इस लैडर को रेस्ट पर मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फोर्सेस और टॉर्क को बैलेंस करेंगे जैसा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं ना कि पहले एक बार टॉर्क को लिखना सीख ले, बिल्कुल, कि टॉर्क लिखते कैसे, एक बार देख लेते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आर से एफ की तरफ राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करते हैं, आर से एफ की तरफ। तो उसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे ये, जैसे एक मैं रॉड लिया हूँ यहाँ पे जिसका लेंथ कितना है, ये पूरा रॉड है 2L लेंथ का। अब मैं चाहता हूँ कि इसके मिड पॉइंट के अबाउट में टॉर्क लिखना चाहता हूँ। दो फोर्सेस मार्क है, इधर ऊपर की तरफ और इधर इधर। फोर्स को ध्यान नहीं देंगे कि कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, बस अभी हम लोग टॉर्क लिखते कैसे हैं वो सीखने के लिए ऐसा बना दिए। तो देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। देखो, तो इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो हमारा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किधर हो गया, ऊपर, बिल्कुल फोर्स लग रहा है ऊपर। किस पॉइंट के अबाउट देखना है, सेंटर के अबाउट। तो सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस हो गया ये और फोर्स हो गया ये, डिस्टेंस हो गया ये और फोर्स हो गया ये। तो आर से एफ की तरफ अपनी उंगलियों को, आर की तरफ 4 उंगलियों को ले जाते हैं और एफ की तरफ घुमाते हैं। तो कैसा घूम रहा है ये हाथ, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो टॉर्क लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर देखना चाहे तो थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, मतलब डॉट लिख देते हैं, बाहर की तरफ को डॉट बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इस पॉइंट पर हम लोग टॉर्क कैसे लिखेंगे। देखो, इस पॉइंट के अबाउट देखना है ना, तो यहाँ पर तुम रहना और देखना कि फोर्स किधर लग रहा है। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो ये, बिल्कुल फोर्स ऐसा लग रहा है। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये डिस्टेंस होगा। मतलब डिस्टेंस हमारा नीचे है और फोर्स उधर है। क्या बोले, डिस्टेंस हमारा नीचे है और फोर्स इधर है। तो देखो कैसे घूम रहे हैं हम लोग, आर से एफ की तरफ घूमो, आर से एफ की तरफ घूमोगे तो क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो यहाँ पर जो टॉर्क लिखेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो वो हम लोग लिखेंगे क्लॉकवाइज, बिल्कुल क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो थंब किधर जाएगा, अंदर, मतलब इनटू द पेज। तो यहाँ पर टॉर्क कैसा रहेगा, क्रॉस, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में नॉर्मल कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे। चलो, तो इस लैडर पर सारे फोर्सेस को मार्क करते हैं जो जो लग रहे होंगे। तो ऊपर वाले पॉइंट को देखो तो यहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में। ये नीचे आएगा अगर, तो इसको रोक के कौन रखा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ एक लग रहा होगा फ्रिक्शन, F1 बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, वहां के दोनों हो गए। यहाँ इसका मास भी कितना है, m। तो नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा यहाँ पर, mg। इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये लैडर बिल्कुल ऐसे ऐसा ऐसा नीचे गिरता, तो मतलब ऐसा गिरता तो फ्रिक्शन है जो इसको रोक के रखा है। तो इधर फ्रिक्शन F2 और यहाँ से ऊपर की तरफ लगने वाला नॉर्मल N2। अब हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। ऊपर वाले को नीचे वाले के इक्वेट करते हैं, टोटल ऊपर वाला बराबर टोटल नीचे वाला, टोटल राइट वाला बराबर टोटल लेफ्ट वाला। तो ऊपर में कौन कौन लग रहे हैं, देखो F1 लग रहा है और यहाँ से N2 लग रहा है, और नीचे में लग रहा है केवल mg, ठीक है। तो
इसको लिखेंगे अगर हम लोग अच्छे से, तो F1 की वैल्यू कितनी, फ्रिक्शन फोर्स को म्यू एन लिखेंगे, ठीक है। तो F1 वहां बस म्यू वन N1 प्लस N2 बराबर mg, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब राइट वाले को लेफ्ट वाले के बराबर करते हैं, राइट साइड में केवल ये लग रहा है और लेफ्ट साइड में केवल ये लग रहा है, तो हम लोग करते हैं N1 बराबर है किसके, F2 के, मतलब इसको अगर लिखें तो इसको इधर ले आते हैं, N1 F2 को लिखा म्यू टू N2 बराबर 0, दूसरा इक्वेशन। तो हम लोग के पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, बिल्कुल N1 N2 ही निकालने, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग N1 N2 निकाल लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पर जैसे N2 है, यहाँ μ2 है, तो इस इक्वेशन में मैं μ2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, तो N2 वाले खत्म, तो N1 वाले कितने हो गए, इसको ये दोनों μ1 μ2 N1 ये ऐड हो गया प्लस N1 बराबर μ2 का मल्टीप्लाई μ2 mg और ये 0। तो यहाँ से हमारे N1 की वैल्यू कितनी आ गई, N1 कॉमन, ये 1 प्लस इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, μ2 mg बराबर 1 प्लस μ1 μ2, ये हमारे नॉर्मल की वैल्यू, पहला नॉर्मल। अब जब पहला पता है तो दूसरा भी पता है, देखो यहाँ पे डाल देते हैं N1 को, तो ये उधर गया और μ2 नीचे आकर डिवाइड हो गया, तो N1 में μ2 को डिवाइड कर दूंगा तो N2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू को ना हम लोग अलग लिख लेते हैं, काम आएगा हमारे ये आगे भी। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, N1 बाई μ2, जिसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, mg 1 प्लस μ1 μ2। कैसे लिखाऊं, N1 बाई μ2 यहाँ से, ठीक है, N1 बाई μ2। चलो, तो नॉर्मल पहला भी निकाल चुके हैं, उसको भी लिख लेते हैं, वो भी काम आएगा हमारे शायद, μ2 mg प्लस 1 प्लस μ1 μ2, ठीक है। तो ये लगने वाले दो नॉर्मल फोर्सेस है। तो हम लोग ऑप्शन में देखें N1 और N2 में से N2 हम लोग को दिख रहा है, ये ऑप्शन में बिल्कुल मैच होता हुआ दिख रहा है, तो N2 की वैल्यू वो हो गई जिसमें μ1 और μ2 दोनों जीरो नहीं है, μ1 और μ2 को जीरो कर देंगे तो बिल्कुल ये गायब हो जाएगा, सिर्फ N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, सी ऑप्शन सही है हमारा। अब देखते हैं कि और दो ऑप्शन N1 tan थीटा या N2 tan थीटा तक पहुंचना है, तो इस ऑप्शन के लिए हम लोग को टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा, तो अब वो करेंगे। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, ये लैडर है हमारे पास, बिल्कुल ये लैडर, यहाँ पास उसके पास फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल 1 और इधर की तरफ फ्रिक्शन 2, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मास में नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं mg, और ये अपर मोस्ट पार्ट पे इधर फोर्स लग रहा है एक N1 और ऊपर की तरफ लग रहा है F1। चलो, अब ये बिल्कुल अभी रेस्ट पर है, नेट टॉर्क इस पर 0 है, कोई रोटेशन नहीं है, तो देखते हैं टॉर्क कैसे लिखेंगे। तो मेरे को टॉर्क लिखने के लिए मेरे पास 3 पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पॉइंट के बारे में आइडिया आप लोगों को। तो 3 पॉइंट में अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट लिखूंगा तो ये फोर्सेस तो यहीं पास आ गए दोनों, डिस्टेंस तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसके लिए टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा, तो केवल ये दोनों पॉइंट, मतलब यहाँ एक फोर्स और यहाँ पास 2 फोर्स, 3 फोर्सेस के लिए टॉर्क लिखने पड़ेंगे। पर अगर इस पॉइंट को पकड़ूंगा तो ये तो यहाँ छुप गया, डिस्टेंस गायब हो गया, तो 2 फोर्स और 2 4 फोर्स के लिए मेरे को टॉर्क लिखने पड़ेंगे। तो हम लोग ना 4 फोर्स के लिए लिखते हैं, थोड़ा लंबा करते हैं, इसी पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क लिखते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस होगा। चलो, इसको साफ कर लेते हैं। देखो, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं लिखने वाला हूँ, इसका पूरे का लेंथ मेरे को नहीं पता, इसको भी L, इसको L, टोटल लेडर का लेंथ 2L ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को एंगल थीटा मार के, चलो, तो इस पॉइंट के अबाउट लिखूंगा तो एक फोर्स इधर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स है और ये हमारा इस पॉइंट के अबाउट, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये L है, ये थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, L है, तो ये वाला L cos थीटा, और ये होता है L sin थीटा, बिल्कुल L है तो L cos थीटा और ये वाला L sin थीटा। तो ये फोर्स और ये डिस्टेंस, मतलब
डिस्टेंस इधर और फोर्स इधर, ये आर हो गया, ये एफ हो गया। तो आर से एफ की तरफ घूमोगे तो कैसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अबाउट लिखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा। इसके लिए देखते हैं, इसमें फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, फोर्स है ऊपर, और इस पॉइंट के अबाउट देखूंगा, बिल्कुल फोर्स ऊपर है, फोर्स ऊपर है और डिस्टेंस ऐसा है, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया ये। तो आर से एफ की तरफ घूमूंगा तो कैसा घूम रहा हूँ, क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हम लोग क्लॉकवाइज लिखेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसके लिए लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, इस फोर्स में, फोर्स इधर लग रहा है, इस पॉइंट से लिखना है ना, फोर्स इधर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर है, ठीक है। डिस्टेंस इधर है और फोर्स इधर है। तो आर से एफ घूम रहे हैं, मतलब कैसा घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए देखते हैं, फोर्स किधर है, ऊपर, इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसा है, ऐसा, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया ऐसा और फोर्स हो गया ऐसा। तो कैसा घूम रहे हैं हम लोग, आर से लेकर एफ की तरफ, ठीक है। आर से एफ घूम रहे हैं तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग कैसा घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखें हम लोग, तो इसके और इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज, और इसके लिए भी एंटी क्लॉकवाइज, और इसके लिए क्लॉकवाइज। तो टॉर्क को बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज बराबर क्लॉकवाइज करते हैं। चलो, तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन आ रहे हैं, एक ये F1, और उसका डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये फोर्स, तो ये वाला डिस्टेंस L cos थीटा। एंटी क्लॉकवाइज वाला ये फोर्स, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L sin थीटा। एंटी क्लॉकवाइज वाला ये फोर्स, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, L sin थीटा। और क्लॉकवाइज वाला ये फोर्स और ये डिस्टेंस, ये भी L cos थीटा, तो ये भी L cos थीटा, इक्वल N1 L cos थीटा, ठीक है। तो ये हम लोग बैलेंस कर लिए टॉर्क। L कॉमन है, सबसे निकाल के काट लेते हैं, लेंथ, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन में देखें ना, तो हम लोग को N1 tan थीटा, N2 tan थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास N1 है, तो N1 tan थीटा बना लेते हैं, cos से डिवाइड कर देते हैं। तो जब ये cos से डिवाइड हो गया तो ये हो गया F1, ये हो गया N1 tan थीटा, ये हो गया F2 tan थीटा बराबर N1, ठीक है। हम लोग ऊपर में एक इक्वेशन लिखे थे, ये वाले को ध्यान से, तो हम लोग लिखे थे जब फोर्स को बैलेंस किए थे, तो क्या, N1 बराबर F2, बिल्कुल यहाँ से भी दिख रहे हैं, N1 बराबर μ2 N2, मतलब μ2 N2 मतलब F2। तो जो F2 है वही N1 है, तो F2 है वही N1 है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं N1 लिख दूंगा, और N1 हो गया 2N1 tan थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, N1 माइनस F1। N1 कुछ गलत लिखा हूँ, हाँ, अरे ये तो N2 होना था, सॉरी, क्लॉकवाइज वाला N2 यहाँ पर था ना, तो इसको हम लोग N2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग N1 tan थीटा निकाल लिए, कितना आ गया, N2 माइनस F1 बाई, ऑप्शन मैच हो रहा है क्या कुछ, ठीक है। तो N2 की वैल्यू डालते हैं, अभी N2 की वैल्यू ये निकाले थे, उसको सब्सटीट्यूट करते हैं। तो N1 tan थीटा कितना हो गया, N2 की जगह में ये लिख लिया, mg बाई 1 प्लस, पूरा लिख लेते हैं एक बार, माइनस F1 बाई 2, ठीक है। मतलब N1 tan थीटा कितना आ गया हमारा, mg माइनस F1 1 प्लस μ1 μ2 बाई 2 1 प्लस μ1 μ2। तो ये हमारा N1 tan थीटा है। तो N1 tan थीटा जो होगा वो कितना होगा, mg बाई 2 होगा, बोल रहे हैं mg बाई 2, जब क्या, μ1 को जब जीरो डालेंगे हम लोग, देखो जब μ1 को जीरो डालेंगे तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म जीरो, F1 ही तो μ1 N1 है, μ1 ये खुद जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो, तो कितना बचेगा, mg बाई 2 दिखेगा। तो N1 tan थीटा हम लोग को कितना दिखेगा, mg बाई 2, पर जब μ1 को जीरो डालेंगे तभी, ठीक है। μ2 को जीरो डालने से मना किया है, ठीक है। अगर μ2 को यहाँ जीरो भी डाल देंगे,
μ1 जीरो हो रहा है, मतलब ये तो जीरो होना ही है, बिल्कुल ये जीरो होना ही है। μ2 कुछ भी डाल दो फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। हाँ, μ2 को कुछ भी डाल दो फर्क नहीं पड़ता। μ2 अगर जीरो भी डाल दूंगा मैं यहाँ पे, μ2 को अगर मैं जीरो भी लिख दिया तो उसके जीरो होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि μ1 तो जीरो ही है। तो μ2 अगर जीरो होगा तब भी ये आंसर होना चाहिए। हाँ ठीक है, पर अभी हम लोग को बोला था μ1 जीरो होगा तो ये आएगा। हाँ बिल्कुल ये आ रहा है और ये आ चुका है। n2 tan थीटा को चेक करते हैं। अभी n1 tan थीटा निकाले ना, n2 tan थीटा, तो n1 को रिप्लेस कर रहा हूँ n2 से। तो n1 की वैल्यू कितनी है, μ2 n2। तो n1 की जगह में क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसी में कर दूं, अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। n1 की जगह में लिखूंगा μ2 n2 tan थीटा बराबर ये पूरा एक्सप्रेशन, मतलब n2 tan थीटा कितना लिख सकता हूं मैं, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखूंगा mg माइनस f1 1 प्लस μ1 μ2 डिवाइड बाई 2 1 प्लस μ1 μ2, और ये μ2 यहाँ से नीचे चला गया तो यहाँ एक और μ2 आ गया। तो n2 tan थीटा हमारा ये दिखेगा बिल्कुल। तो n2 tan थीटा में जब μ1 को जीरो डालेंगे, जब μ1 को जीरो डालेंगे, और एक में बोला जब μ2 को जीरो डालेंगे। μ2 को तो जीरो मैं डाल नहीं सकता, क्योंकि μ2 को जीरो डालूंगा तो नीचे में जीरो हो जा रहा है, बिल्कुल नहीं निकाल पाऊंगा। तो इसको नहीं चेक करेंगे, इसको चेक करते हैं। जब μ1 को जीरो डालेंगे तो μ1 को जीरो डाला तो ये जीरो, मतलब ये पूरा जीरो, ये जीरो, मतलब क्या बचेगा मेरे पास, कितना दिखेगा, mg बाई 2 μ2, और यहाँ दिख रहा है mg बाई 2। तो ये वाला ऑप्शन मैच नहीं होगा। ठीक है, चलो।